चलिए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई, इसका क्वेश्चन या डिस्कशन हम अभी करना है। तो आप रेडी हो? यस और नो? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप ये जो क्वेश्चन या डिस्कशन देख रहे होगे तो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। सही है कि नहीं है? चलिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ सप्लाई में टोटल 23 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। हर एस्पेक्ट्स में मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और न्यू स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस प्लस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने भी बनाए हुए हैं। जहाँ तक टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो इसके ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं स्पेसिफिक इसी चैप्टर पे ऐसे क्वेश्चंस हर अल्टरनेट एग्जाम में कभी आते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके ऊपर इंडिविजुअल कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर आ सकती है। और टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम एबीसी एनालिसिस करें तो ये चैप्टर को आप प्रायोरिटी बी में रखना। ओके, हाँ, इसमें मोस्टली अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एग्जामिनेशन और आरटीपी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेना। और स्टडी मटेरियल में मैं अभी जो बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो देख लेना। तो इतने क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करके गए तो दैट्स इनफ। चलिए, अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं सिलेक्टेड सारे चैप्टर्स में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके साथ मैंने डिस्कस करने चाहिए थे, करने चाहिए, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साथ साथ में मैं कि आपको रेगुलर क्लास में मैंने जीनी बुक भी प्रोवाइड किया है। और अगर आपने मिशन संभव ज्वाइन कर लिया होगा तो मिशन संभव में भी मैंने आपको जीनी बुक प्रोवाइड किया हुआ है। तो जीनी बुक ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपडेट हो रही है दोस्तों। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिएगा, चिको ट्रेडर्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स ऑन 10th अप्रैल 20XX। पहले तो ये सप्लायर है और सप्लायर गुड्स का है। चिको ट्रेडर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नीलू ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ प्लास्टिक गुड्स। गुड्स का कंसाइनमेंट ऑर्डर मिला। ऑर्डर उसको मिला 10th अप्रैल को। चिको ट्रेडर गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी बाय 15th अप्रैल। 15th अप्रैल को कंसाइनमेंट रेडी किया गया। Invoice for the consignment was issued the next day, that is 15th April. The invoice for the consignment was issued the next day, 15th April 20XX. Nilu Traders collect the consignment from the godown of Chico Traders on 25th April and hand over the check towards the payment for the same date. The said payment is entered in the books of account of Chico Limited on 26th April. Amount is credited to bank account on 27th April. Determine the time of supply of plastic goods supplied to Chico traders to Nilu traders as per the GST Act 2017। अब देखो कितना छुपा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे और पूरी इतनी सारी डेट्स देके आपको कंफ्यूज किया हुआ है। सबसे पहले तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और उन्होंने बोला है कि आपको टीओएस निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप जो है टीओएस गुड्स का निकालोगे तो गुड्स के टीओएस के लिए आपको दो ही फैक्टर पे ध्यान रखना है। एक है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और दूसरा है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट मतलब जिस दिन आपने रिमोल किया, रिमोल मतलब जिस दिन डिलीवरी दिया, वो लास्ट डेट लिया जाएगा। तो पूरे क्वेश्चंस में ऑर्डर कब आई, कंसाइनमेंट कब रेडी हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनवॉइस कब दिया, वो कहते हैं कि इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट इशू ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज नेक्स्ट डे ऑफ 15th अप्रैल 20XX। मतलब हमने कंसाइनमेंट नेक्स्ट डे को दिया, मतलब हमने कंसाइनमेंट 16th अप्रैल को दिया। अगर हमने कंसाइनमेंट 16 अप्रैल को दिया तो वो डेट मिल गई हमें। दूसरा, वो डिलीवरी लेने आया 25th अप्रैल को और उसने बाद में चेक दिया, तो 25th अप्रैल को अगर वो डिलीवरी लेने आया तो रिमोल की डेट हम 25th अप्रैल को मान लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में पहले आप लीगल प्रोविजन लिखोगे 12(2) के हिसाब से। रीड विथ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रखना है। रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017, टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको क्या होना चाहिए,
तो टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, लेकिन आपने ये लाइन नहीं भी लिखा तो चलेगा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस वही लिख दिया, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, एंड उसको ही कंटिन्यूटी में लिख दिया तो भी चलेगा। और डिस्कशन और कंक्लूजन, तो यहाँ पे जाके टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दैट इज 16 अप्रैल 20XX होगा। तो गुड्स के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लाई करते हो तो रिसिप्ट बेसिस पे जीएसटी नहीं आता है, लेकिन इसका एज पर अभी एक अमेंडमेंट आई है, और अमेंडमेंट ये है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लाई नहीं होगा, यानी वहाँ पे जब टीओएस फिक्स करोगे तो 3 फैक्टर पे फिक्स करोगे। कौन से 3 फैक्टर? तो इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको टीयूएस निकालना है। इफ गुड सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस मतलब रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। देखो, गुड्स के केस में आपका टीओएस तो सेक्शन 12(2) के हिसाब से ही निकलेगा, मतलब इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। आई रिपीट, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस उसके बेस पर निकाला। पर ये जो इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के प्रिंसिपल है, आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब क्या? नॉर्मल केस में, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के केस में। ओके, तो एक ही चीज को अलग अलग बॉटल में उतारना पड़ेगा। ओके, चीज वही है, बॉटल के कलर अलग अलग है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे इनवॉइस कब इशू होता है? तो चलो याद करो, इनवॉइस इशू होता है यहाँ पे व्हेन अप्रूवल इज गिवन एंड व्हेन सप्लाई इज फ्रुक्टिफाइड, या सप्लाई एक्सेप्टेंस इज गिवन, और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। मतलब ओके, ये सिचुएशन में आपका टीओएस जो आएगा वो कैसे आएगा? अगर इनवॉइस विद इन 6 months दिया होगा, इनवॉइस विद इन 6 months दिया होगा, तो डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला। और इनवॉइस 6 months में नहीं दिया होगा तो व्हेन द 6 months गेट ओवर, उसकर उसकर आपका इनवॉइस इशू होना चाहिए और टीओएस अकॉर्डिंगली आना चाहिए। तो उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ओके, हम ये यहाँ पे सिचुएशंस को देखेंगे। नाउ सीरियल 1, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड विद इन 6 months ऑफ रिवॉल्व। ओके, एक्सेप्टेंस मिल गया। अब एक्सेप्टेंस अगर मिल गया तो नो डाउट इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस दिया या जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला वो लास्ट डेट होगी। हाँ, तो लास्ट डेट ये केस में किस क्या होगी? जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला। तो गुड्स रिमूव हुआ 1st 11 को, इनवॉइस इशू हुआ 25/11 को, और एक्सेप्टेंस मिला बाय द रिसिपिएंट, और बाय द रिसिपिएंट एक्सेप्टेंस मिला 15/11 को। ओके, पेमेंट रिसीव हुआ 25। पेमेंट कब रिसीव हुआ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए दो ही डेट इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस कब इशू हुआ और एक्सेप्टेंस मिला वो हमारी लास्ट डेट होगी। एक्सेप्टेंस मिला हुआ हमारी लास्ट डेट हो गई। तो मतलब इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो पहले एक सिचुएशन में एक एक्सेप्टेंस आपको 15 को ही मिल गया था, उसके बाद में इशू हुआ इनवॉइस, तो आपकी लास्ट डेट होगी जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला, यानी आपका ओके टीओएस 15/11 को आएगा। तो पहला टीओएस जो है यहाँ पे 15/11 को आएगा अगर आप देखते हो तो। सेकेंड, अमाउंट पेड टू द सप्लायर बिफोर इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस। हाँ, हाँ, अब देखो यहाँ पे अगेन इनवॉइस 25 का है, एक्सेप्टेंस 15 का है। अब फिर से बता दूं, गुड्स के केस में इवन दो एडवांस में पैसा आ गया होगा, लेकिन गुड्स के केस में जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे एडवांस पे टीओएस फिक्स नहीं होता है। ओके, अगर आपको इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस का गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। ये आपको रिमूवल ऑफ गुड्स दिया है, यहाँ रिमूवल ऑफ गुड्स नहीं लेना है, हमको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस। तो वो सिचुएशन में अगर एक्सेप्शन 6 महीने के अंदर आ गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल से अगर 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ चुका है तो आपको इनवॉइस या लास्ट डेट यहाँ पे रिमूवल की नहीं होती है, लास्ट डेट यहाँ पे जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला वो होती है। तो ऐसे सिचुएशन में इवन दो एडवांस होगा तो भी मुझे ओके 15/11 को ही लेना पड़ेगा, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो आपका 15/11 को ही आएगा, रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017।
उसके बाद में दोस्तों एक्सेप्टेंस नॉट कम्युनिकेटेड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ रिमूवल। ओके, सॉरी बेटा, तो यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर एक्सेप्टेंस 6 months में कम्युनिकेट नहीं किया, समझ लो रिमूवल क्या था आपका 1 October, और उसके बाद में यहाँ से 6 महीने अगर आप देखते हो, ये ईयर है XX, और ये जो एक्सेप्टेंस मिल रहा है आपको, ओके, वो 6 महीने बाद मिल रहा है। अगर आप कंप्यूट करोगे तो 6 महीने बाद मिल रहा है। तो ऐसे केस में अगर एक्सेप्टेंस आपको 6 महीने में नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो TOS देखो, दो एक्सेप्टेंस मिल गया तो इनवॉइस या लास्ट डेट होगी जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला 6 महीने में तो इनवॉइस या जिस दिन 6 महीना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जिस दिन 6 महीना कंप्लीट हुआ, इनवॉइस की डेट है 15/5 का, लेकिन 6 months कब कंप्लीट होते हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 October के, तो यहाँ पे 1 October से 6 months जो है आपके, अगर केयरफुली कैलकुलेट करते हो तो आपका 1 April को 6 month कंप्लीट होते हैं। तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन दैट सिचुएशन? इन दैट सिचुएशन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन आपके 6 months कंप्लीट हो गए, तो आपका 6 months 1 April को कंप्लीट होगा, तो 1 April आपकी लास्ट डेट होगी। Now, अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में किस तरह से कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना चाहिए, हो सके तो सेक्शन 12(2) रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017। ओके, तो ये आप देख लेना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ अब ये जो 12(2) आप लिखोगे, ओके, ये 12(2) इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये किस तरह से लिखा गया देखो, डेट ऑफ इनवॉइस या टाइम व्हेन इट बिकम नोन दैट सप्लाई हैज टेकन प्लेस, यानी व्हेन सप्लाई एक्सेप्टेड, एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, इसके बेसिस पर आपका TOS फिक्स होगा। ओके, यानी इनवॉइस अगर 6 महीने के अंदर से एक्सेप्टेंस मिल गया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो आपकी लास्ट डेट होगी, और 6 महीने के अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो जिस दिन 6 month कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, वो आपका होगा। तो इन तीनों में से विच इज अर्लियर, ये थोड़ा लिख के देखना, हाँ? ये थोड़ा लिख के देखना, आपको ज़्यादा बेस्ट होगा कि ये 3 फैक्टर होते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इसके बेस पे। ओके, हाँ, ये सेकंड वाला पॉइंट आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मेनली ये फैक्टर लिख दिया आपने अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो इन तीनों में से विच इज अर्लियर वो भी ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, क्योंकि हाँ आप ये पॉइंट जरूर लिखना कि एज पर नोटिफिकेशन 66/2017 रिसिव बेसिस पे TOS नहीं आता है। ओके, तो TOS जो आता है वो इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के बेसिस पे आता है। तो चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, LDR के लिए रखना एक्सपेक्टेड है, LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन आपने जरूर रखना है। डन बेटा, चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस अमाउंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉलोइंग केस। इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस आपको पैसा मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और स्पेशली यहाँ गुड सप्लाई किया गया। एक प्रोविजन थी कि इफ यू रिसीव एक्सेस अमाउंट इन एडिशन टू, मतलब इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस इफ रिसीव अमाउंट अप टू ₹1000 पर ट्रांजेक्शन, तो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, अगर सप्लायर चाहे तो उसका TOS ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अगेंस्ट विच सच अमाउंट इज एडजस्टेड, यानी जो नेक्स्ट इनवॉइस है उसके बेस में वो TOS फिक्स कर सकता है। ओके, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, ठीक है, बट अमाउंट 1000 से ज़्यादा एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रोविजो का रिलेवेंस गुड्स के केस में है भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेस मिला, तो एक्सेस मिला तो ये प्रोविजो क्यों आई, क्योंकि अगर एक्सेस मिलता है तो वो एडवांस ट्रीट होता है, क्योंकि आपका इनवॉइस समझ लो 5000 का है और आपको एक्सेस मिला 5500, तो 500 आपको मिला 5500, मतलब आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ये 500 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा मिले, अगर ये एडवांस है और ये एडवांस पे TOS आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये है कि अगर आपका सप्लाई गुड्स का है तो एडवांस पे TOS आता ही नहीं है,
इसलिए ये इसका टीओएस कब आएगा, जब आप नेक्स्ट इनवॉइस इशू करोगे। तो वो प्रोविजो 1000 का रिलेवेंस गुड्स के केस में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो रिलेवेंस कहाँ आता है, सर्विस के केस में, जब आपका एडवांस मिल जाए। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम गुड्स की बात करें तो वो ओके अप टू 1000 के नीचे हो या 1000 से ज़्यादा हो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 1000 से नीचे हो या 1000 से ज़्यादा हो, ओके उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। पॉइंट नंबर टू अगर हम यहाँ देखें तो अभी एक जो अमेंडमेंट हुई है, क्या अमेंडमेंट हुई है, ओके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो है उसको नोटिफिकेशन 66/2017 नहीं लगता है। तो अगर नहीं लगता है तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग या ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसका अगर एडवांस मिलता है तो टीओएस आ जाएगा। हाँ, इस केस में ये प्रोविजो का रिलेवेंस आ जाता है। मतलब समझ लो ऑनलाइन मनी गेमिंग है या कैसीनो है, मैंने बिल इशू किया आपको 5000 का और आपने 5500 दे दिए, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। तो अब ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा आ गए, क्या मैं इसका टीओएस एडवांस पे क्रिएट करूँ, कर सकता हूँ, या एट माई ऑप्शन इसका टीओएस एडवांस पे क्रिएट ना करते हुए जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू करूंगा तब भी इसका टीओएस क्रिएट किया तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन अगर एडवांस अमाउंट 1000 के ऊपर होगी तो फिर एडवांस पे ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर ये प्रोविजो का हम अप्लीकेबिलिटी देखें तो अप्लीकेबिलिटी ओनली अब जो है वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को ही अप्लाई होगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, बाकी केस में अप्लाई नहीं होगा। इसलिए अगर इनवॉइस 5000 का है, इनवॉइस 5000 का है और आपको सिनारियो 1 5500 मिले 5500 मिले आपको, या सेकंड सिनारियो 2 8000 मिले। अगर 5500 मिले तो आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। अगर आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिले तो वो सिचुएशन में अमाउंट 1000 से कम है। ओके, तो अगर अमाउंट 1000 से कम है तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए यहाँ पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 1000 से कम हो या ज़्यादा हो, आपका टीओएस इनवॉइस बेसिस पे ही आएगा। तो जब इसका नेक्स्ट इनवॉइस इश्यू होगा या 1000 के ऊपर होगा, जब इसका नेक्स्ट इनवॉइस इश्यू होगा तभी टीओएस आएगा। सिनारियो 2, डेट ऑन विच पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द अगस्त 30, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट 28, उसके कोई कंसर्न नहीं है कब एंटेड हुआ, कब बैंक में मिला। द एक्सेस अमाउंट इनवॉइस इज इशूड ऑन 22 सितंबर, दैट्स ऑल। ओके, जो भी एक्सेस अमाउंट मिली उसका 22 सितंबर को होगा। तो आपका टीओएस अगर एक लाइन में मैं फिक्स कर दूं, ओके, तो 22 सितंबर को फिक्स होगा। आंसर तो एक लाइन का है बेटा, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन करते वक्त पूरा ध्यान रखना है। ओके, 12/2 ये बताना है कि इनवॉइस और लास्ट डेट पे आती है। नोटिफिकेशन 66 अगर ये लिखना है तो बिल्कुल लिखिए। वैसे तो आपने रीड विथ ये लिख दिया है, पर एक लाइन लिख देना कि एडवांस बेसिस पे टीओएस नहीं आता है। ओके, और उसके बाद में प्रोविजो टू 12/2 जो है, यहाँ पे आप प्रोविजो टू 12/2 अप टू 1000 मिलता है तो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, ओके, टीओएस जो है व्हेन सच अमाउंट एडजस्टेड वो लिया जाएगा। ये तीनों फैक्टर आपने लिख दिए, पर डिस्कशन और कंक्लूजन सिनारियो 1 में यहाँ पे 1 से 500 सितंबर, हाँ, एक मिनट, 22 आएगा। 500 रुपये होगा तो भी सितंबर 22 आएगा। आपको यहाँ लिखना होगा तो ये लिख दो। ओके, प्रोविजो प्रोविजो इज नॉट रिलेवेंट फॉर एसओजी, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए 1000 से कम भी होगा तो भी आपका टीओएस 22 सितंबर को ही आएगा। ओके, 1000 से कम होगा तो भी 22 सितंबर को ही आएगा, और 1000 से ऊपर भी होगा तो भी यहाँ पे ओके 22 सितंबर को ही आएगा। तो थोड़ा रिपीटेशन हो गया। ओके, यहाँ पे सिंपल, इसको और थोड़ा सिंपल वे में कंक्लूड कर सकते हो, आप 2 लाइन में कंक्लूड कर सकते हो। ओके, देखो ये जैसा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना है मैंने कर दिया, लेकिन आप इसको और छोटा कर सकते हो कि भाई एडवांस जो है नॉट रिलेवेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 हमने पहले लिख दिया। हेंस ओके, अमाउंट में भी एक्सेस अमाउंट में भी लेस देन 500 और सॉरी लेस देन 1000 या मोर देन 1000, टीओएस ओनली ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और एक लाइन में आपने खत्म कर दिया। बस ऐसा भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो, एंड्स प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए एंड बी, while A is a taxable under forward charge and B is taxable under reverse charge। ए और बी रिवर्स चार्ज में, अब भी कुछ भी हो सकता है, कैशू नट्स वगैरह। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि सप्लाई ऑफ गुड्स का जो नोटिफिकेशन था, ध्यान सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स का जो नोटिफिकेशन था, कैशू नट्स वगैरह एक्सेट्रा, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो अब आपको अप्लीकेबल हो गया है, और वो लिस्ट जो है अब आपको पढ़ना है सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड। जो जो भी गुड्स अब रिवर्स चार्ज में है, कैशू नट्स है, बीड़ी रैपर ल्यूज है, तो वो लिस्ट भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, बाय एग्रीकल्चर टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो लिस्ट भी अब आपको पढ़ के जाना है। तो नाउ समझ लो, गुड्स ए है और बी है, बी रिवर्स चार्ज में, एक फॉरवर्ड चार्ज में। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू टू इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड फॉरवर्ड प्रोडक्ट बी। चलो चार्ट बुक आपके सामने रखो, और चार्ट बुक में अगर आप कंपैरिजन टेबल देखोगे तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि फॉरवर्ड चार्ज होगा तो आपको दो ही डेट्स लेनी है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें तो ए में तो बस दो ही डेट पे फोकस करना है, बाकी कुछ भी फोकस नहीं करना है। ए के लिए कौन सी दो डेट्स होगी, ओके, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। बी के लिए हमें रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज में सेक्शन 12(3) अगर आप आते हो गुड्स का, तो यहाँ पे आपको चार डेट्स आएगी। कौन सी चार डेट्स आएगी, ओके, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड टू बैंक, और लास्ट 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस। ये चार डेट आइडेंटिफाई कर लेना है। तो और अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पे टीओएस फिक्स करना है। तो ये देखिए 10 फरवरी, पेमेंट ऑफ 1 लाख मेड बाय बायर फॉर सप्लाई ए टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, कोई काम का नहीं है, ए है तो फॉरवर्ड चार्ज है, दो ही डेट मेरे काम की है। 13 फरवरी, रिसिप्ट ऑफ 1 लाख रुपीज एज मेंशन इन वन अबव, कोई काम का नहीं है। 17 February, payment of 2 lakh made by buyer for supply B to be delivered in the month of March. Payment 2 lakh made by buyer for supply B। अच्छा, तो B जो है रिवर्स चार्ज में, तो फिर हमें यहाँ पे टीओएस बी का, सॉरी, बी का टीओएस रिसिपिएंट का निकालना पड़ेगा क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में है, बी रिवर्स चार्ज में। 20 फरवरी, रिसिप्ट ऑफ 2 lakhs, ओके यहाँ लिख दो, ये इवेंट हम बी के कलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट ऑफ 2 lakhs एट, ये बी के बाद में कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले ए को फिक्स कर देते हैं। हाँ, 5 मार्च, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ए कब रिमूव हुआ, 5 मार्च को, मेरे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है ए के लिए। 6 मार्च, रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बाय द बायर, बायर को ए मिला, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ए का फॉरवर्ड चार्ज है इसलिए सप्लायर टैक्स देगा। उसके बाद में 10 मार्च, प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, ठीक है, ये बी का है। 23 मार्च, रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, ये भी बी का है। 4 मार्च, इनवॉइस फॉर ₹2 lakhs इश्यूड फॉर ए, हाँ बस मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट थी, मतलब 4 मार्च को इनवॉइस इशू हुआ और 5 मार्च को ओके प्रोडक्ट ए रिमूव हुआ, दैट्स ऑल, मुझे दो ही डेट्स चाहिए। तो मेरा इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस यानी रिमूव विच इज अर्लियर, तो मेरा जहाँ तक है प्रोडक्ट ए का 4 मार्च को ही फिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पहले तो ये देख लेते, प्रोडक्ट ए है तो प्रोडक्ट ए का 4 मार्च को ही टीओएस मेरा फिक्स हो जाएगा, वो तो बहुत क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बी से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बी से रिलेटेड ये है 25 March, payment made by buyer of A, payment mention received, and 1st April, payment made by buyer B, buyer of B, and payment received, हाँ पेमेंट रिसीव हुआ 4th अप्रैल को। हाँ, तो ये जो बी के इवेंट्स है ये थोड़े कैच कर लेते हैं। अब बी के इवेंट्स अगर देखो, हाँ अब थोड़े बी के इवेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते हैं। बी रिवर चार्ज में, अब देखो यहाँ पे प्रोविजंस 12(2) का लिख दो, रेड विथ नोटिफिकेशन, सिर्फ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है एडवांस पे नहीं आएगा। 12(3) कहता है अगर रिवर चार्ज में गुड्स होगा तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट की दो डेट्स, ओके, और 31st डे
आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। ओके, ये भी सिंपल वे में आप लिख सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा एक एक इवेंट कलेक्ट करते हैं। बी का इनवॉइस 4 लाख का है, ठीक है। बी का इनवॉइस जो 4 लाख का था, वो यहाँ पे बी का इनवॉइस 4 लाख का था, जिसका पहला पेमेंट आया 17 पेमेंट टू लैक्स मेड बाय बायर और सप्लाई बी टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। यानी नो डाउट ये टीओएस बायर के लिए रहेगा, क्योंकि बायर जीएसटी कब देगा। तो बायर ने पेमेंट पहले 2 लाख का किया, और बायर ने पहले पेमेंट 2 लाख का किया 17 फरवरी को। 17 फरवरी को पहले 2 लाख का पेमेंट किया बायर ने, और बायर का टीओएस आप निकालोगे, ये तो प्रिज्यूम करना पड़ेगा आपको। ओके, और रिसिप्ट हुआ यहाँ पे 20 फरवरी को। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ओके, बायर ने पे किया यहाँ पे 17 फेब को, और सप्लायर को रिसीव हुआ 12 को, 20 फरवरी को। तो पेमेंट डेबिटेड, सुनना, तो ये एडवांस पेमेंट किया। तो ये एडवांस जो पेमेंट किया बेटा, तो हम हमारे लिए जब रिवर्स चार्ज का, तो पेमेंट हमारे बुक्स में डेबिट हो गया। हमारे बुक्स में पहले 2, ओके, पेमेंट 17 फरवरी का डेबिट हुआ, और बैलेंस पेमेंट बाद में हुआ। बैलेंस पेमेंट के बाद में हुआ, मतलब मुझे 2 टीओएस निकालना है। तो 2 टीओएस को सेपरेट कर दो, पहले एडवांस में पे किया इसका अलग, और ये जो है बाकी 2 लाख का अलग, क्योंकि टोटल बिल 4 लाख का है। अगर टोटल बिल 4 लाख का है, तो पहले 2 लाख का आपको अलग टीओएस निकालना पड़ेगा, ये 2 लाख का अलग टीओएस निकालना पड़ेगा। तो पहले, ओके, अगर हम देखें तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, तो पहले केस में अगर केस 1 देखें तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या हुआ, तो गुड्स कब रिसीव हुआ मुझे, 6 मार्च को गुड्स रिसीव हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट बी 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 बी, हाँ, 23 मार्च को प्रोडक्ट बी रिसीव हुआ। तो ये जाएगा 23 मार्च, प्रोडक्ट रिसीव हुआ। उसके बाद में पेमेंट, पहले 2 लाख का पेमेंट कब हुआ, तो पहले 2 लाख का पेमेंट जो हुआ उसको 17 फेब को हुआ, 17 फेब को उसका। और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर मतलब, ओके, मैंने इनवॉइस कब दिया, तो प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर रिमूव, हाँ, इनवॉइस कब दिया, 11 मार्च। 11 मार्च से 31st डे जो भी होता है, तो आपका 11 मार्च से 31st डे जो आएगा, वो मार्च के 11 को छोड़ दो, मतलब मार्च के 20 डेज और अप्रैल के 11 दिन, यानी 31st डे जो आएगा आपका 11 अप्रैल आएगा। तो पहले 2 लाख का टीओएस विच एवर इज अर्लियर, यानी 17 फेब आपका जो है, ओके, पहले 2 लाख का टीओएस आएगा। रिमेनिंग 2 लाख का टीओएस जो है, ओके, वो कब आएगा, तो फिर से ये तीनों लिख लो। एक है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स तो वही रहेगा, क्या रहेगा, गुड्स तो हमको पूरा कंसाइनमेंट 23 मार्च को ही मिला, तो 23 मार्च रहेगा। पेमेंट की डेट क्या है, तो दूसरा पेमेंट मैंने जो किया, वो पेमेंट किया, दूसरा पेमेंट यहाँ पे 1 अप्रैल, पेमेंट मेड बाय द बायर, तो 1 अप्रैल को किया गया दूसरा पेमेंट, दूसरा पेमेंट 1 अप्रैल को किया गया। और इनवॉइस का 31st डे तो वही रहेगा 11 अप्रैल। तो ऐसे केस में सेकंड टीओएस 23 मार्च को फिक्स होगा। तो यहाँ पे 23 मार्च का सेकंड टीओएस है, और 17 फरवरी का पहला टीओएस है। ओके, ये प्रॉब्लम आपके स्टडी मैट में दिया है, अच्छा प्रॉब्लम है। ओके, और कंफ्यूज करने वाला प्रॉब्लम है, जिसमें आप बहुत मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए ये एलडीआर में रखना, फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज ऑफ द गुड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप अगर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हो तो देखो, यह आरटीपी सीए फाइनल आरटीपी नवंबर 21 में सवाल पूछा गया था। ध्रुव एंड कंपनी सेंड सर्टन टेक्सटाइल प्रोडक्ट फॉर डाइंग टू भानुशाली मैन्युफैक्चर ऑन जॉब वर्क बेसिस 16 अगस्त। ध्रुव ने कुछ गुड्स भेजे भानुशाली को फॉर जॉब वर्क मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑन 18 अगस्त ध्रुव एंड कंपनी credited 100% of job work charges to the bank account of भानुशाली मैन्युफैक्चरर इन एडवांस। मतलब भानुशाली को एडवांस मिल गया,
ओके, और भानुशाली को एडवांस मिल गया, कौन सी, 18 अगस्त को एडवांस मिल गया पूरा 100%, एंड रिकॉर्डेड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेम डेट को रिकॉर्ड भी हो गया। भानुशाली मैन्युफैक्चर इशू द इनवॉइस फॉर द सेम इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, इनवॉइस दिया फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। Assuming that inputs are received back by Dhruv and company after job work in the month of October within the time limit prescribed, मतलब यहाँ पे इनपुट भेज दिया गया अक्टूबर में, ओके, विद इन द टाइम ऑफ 143, यानी जो 1 ईयर और यहाँ पे 3 इयर्स का ऑप्शन दिया गया है जॉब वर्क के केस में। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच जॉब वर्कर भानुशाली मैन्युफैक्चर। ओके, पूरा प्रॉब्लम समझाया ध्रुव एंड कंपनी के एंगल से, पर टीओएस बोला कि भानुशाली जॉब वर्क का निकालो। जॉब वर्क का निकालो मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर हम देखते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, ओके, जहाँ तक देखा जाए, अब केयरफुली ये देखना, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो इसका टीओएस कैसे फिक्स होता है, तो इसका टीओएस जो है यहाँ पे अगर इनवॉइस विद इन टाइम है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज से फिक्स होगा, तो इनवॉइस विद इन टाइम है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम है तो वो सिचुएशन में डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो जहाँ तक ये जॉब वर्क जो कंप्लीट हुआ अक्टूबर में कंप्लीट हुआ, और बंदे ने इनवॉइस कब दिया, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मतलब इनवॉइस पहले ही दे दिया। अगर इनवॉइस पहले ही दिया तो ऐसे केस में डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट की दो डेट, रिसिप्ट की कौन सी दो डेट, तो डेट ऑफ बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन विच इज अर्लियर। तो ऐसे केस में यहाँ पे इनवॉइस सितंबर में दिया और रिसिप्ट एडवांस में आ गया, 18 अगस्त को ही एडवांस आ गया, मतलब रिसिप्ट पहले हो गई, 100% रिसिप्ट पहले हो गई, तो इसका टीओएस 18 अगस्त को आएगा और टीओएस 18 अगस्त के हिसाब से फिक्स होगा। प्रेजेंटेशन कैसा किया, आपसे एक्सपेक्टेशन आरटीपी में क्या थी, आरटीपी में आपसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि पहले आप शेड्यूल 2 के हिसाब से बताओ, शेड्यूल 2 के हिसाब से बताओ कि किसी और के गुड्स पे प्रोसेस करना है, ये जॉब वर्क सर्विस है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होती है। ओके, तो आप इसको एक लाइन में भी कवर कर सकते हो कि जॉब वर्क इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टीओएस इसका सेक्शन 12 से फिक्स नहीं होगा, टीओएस इसका सेक्शन 13(2) से फिक्स होगा। 13(2) में ओके, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है, दैट इज विद इन 30 डेज, तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर। ओके, आपका जॉब वर्क कंप्लीट हुआ अक्टूबर में, उसके पहले ही आपने इनवॉइस दे दिया, तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर पे फिक्स किया जाएगा। तो ऐसे केस में 18 अगस्त पे फिक्स किया जाएगा। लिख के देखने की जरूरत नहीं है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई में अपना टाइम वेस्ट मत करना, जब तक कोई मैं ना कहूँ कि ये लिख के देखो। रीड भी कर लिया तो प्रेजेंटेशन पे एम्फेसाइज कर लेना, दैट्स ऑल, इतना भी कर लिया तो इनफ है। चलो डन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम अंडर जीएसटी इन गुजरात हु ट्रेड्स इन बिस्किट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ना अभी अमेंडमेंट जो ही स्पेसिफाइड एक्शन क्लेम पे मैंने बना की कोशिश की है क्वेश्चन, और मैंने बना के डाला है। अब ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ लो, आत्मा समझ लो। ठीक है, क्वेश्चंस के इसमें ड्राफ्टिंग में मत जाना, ये क्वेश्चंस की आत्मा समझ लो कि मेरा कहना क्या है, और इसकी आत्मा समझ के छोड़ दो वहाँ पे। ठीक है, तो मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम अंडर जीएसटी इन गुजरात हु ट्रेड्स इन अ बिस्किट। ऑन अदर हैंड ही इज ऑल्सो पार्टनर इन 2 पार्टनरशिप, उसकी और 2 पार्टनरशिप फर्म है जिसमें वो पार्टनर है इन गुजरात, नेम मेहमान नवाजी होटल एंड लखपति कैसीनो, मतलब उसका खुद का भी बिजनेस है और मेहमान नवाजी होटल का भी बिजनेस है जिसमें वो जो है पार्टनर है, और लखपति कैसीनो, और खुद गुड्स में डील कर रहा है बिस्किट्स में। तो होटल इज रनिंग रेस्टोरेंट एंड सर्विंग फूड विच हैड एग्रीगेट टर्नओवर 120 lakhs इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। होटल जो था उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ओके 120 के नीचे था, और वो सेपरेट पार्टनरशिप फर्म। Lakpati Casino is a dealer in specified actionable claim who did not offer composition, और लखपति कैसीनो जो है वो भी सेपरेट पार्टनरशिप फर्म थी और उसने कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं किया। मिस्टर बी हैज़ अवेल सर्विस फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ देम। एक कस्टमर था बी और तीनों ने, मतलब उसने बिस्किट खरीदे, बिस्किट खरीद के वो होटल में गया, शायद चाय पीने गया होगा, और उसके बाद में
वो कैसीनो खेलने चले गया, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मे डिटेल्स ऑफ विच आर एस फॉलोज। स्टेज, डेट ऑफ सप्लाई। ए ने, ए का जो सप्लाई हुआ यानी बिस्किट्स का, ए का सप्लाई जो हुआ यानी बिस्किट्स का, तो ऊपर ए कौन से इसमें, यहाँ पे ओके बिस्कुट का सप्लाई किया गया, तो यहाँ पे बिस्कुट्स का सप्लाई किया गया। उसके बाद में मेहमान नवाजी होटल, ये तो सर्विस हुई, और रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस, और ये लखपति कैसीनो, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हुआ, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हुआ, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। तो ऐसे केस में ध्यान से देखिएगा, would notification 66/2017 apply to Mehman Nawazi Hotel if it was providing goods under composition scheme instead of restaurant service? Also determine time of supply in each case, okay, of Mr. A, Mehman Nawazi Hotel and Lakpati Casino. क्या अगर मेहमान नवाजी होटल वाला जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर एग्रीगेट 120 लाख के नीचे और वो सेपरेट पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, वो एग्रीगेट मत कर देना, उसमें सिर्फ ए यहाँ पे पार्टनर है, तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम लेता है? तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो ये भी आपको बताना है कि नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लाई होगा क्या। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बिस्किट्स का ले लेते हैं। बिस्किट्स तो सिंपल है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। आपने इनवॉइस इशू किया 4 मई को और डेट ऑफ सप्लाई आपका 2 मई को, तो 2 मई को सप्लाई मतलब रिमूवल, तो 2 मई को सप्लाई है, इनवॉइस 4 मई का है, तो विच इज अर्लियर, तो पहले का तो टीओएस नो डाउट सेकंड पे आ जाएगा। अगर हम पहले का टीओएस ले तो सेकंड में आ जाएगा, रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017। चलिए अब तीसरे का लिखते हैं। तीसरा था लखपति कैसीनो, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, या नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लाई नहीं होता है। अगर यह नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लाई नहीं होता है तो वो केस में यहाँ पे हमें डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट, ये हमें तीनों भी कंसीडर करना है। पर इसमें क्या हुआ, 5,000 रुपये का पेमेंट 9th मई को आया और रिमेनिंग 5,000 का 18th मई को आया, तो यहाँ 2 टीओएस फिक्स हो गए। पहले 5,000 का ओके रिसिप्ट, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच इज अर्लियर, तो 9th मई को होगा। और उसके बाद में सेकंड जो है ओके अगेन रिसिप्ट यानी इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस या ओके रिसिप्ट, तो वो 10th मई को होगा। यानी इसका जो टीओएस होगा, अगर हम थर्ड केस देखें तो टीओएस जो है 9th में और 10th में होगा। मेनली एग्जाम में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, लखपति कैसीनो पे एक आधा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब आते हैं मेहमान नवाजी होटल के लिए। मेहमान नवाजी होटल की अगर बात करें तो इसका टीओएस कैसे, वैसे तो ये सप्लायर ऑफ सर्विस है। अगर ये सप्लायर ऑफ सर्विस है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये सप्लायर ऑफ सर्विस है तो वो रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस है, तो वो सिचुएशन में नोटिफिकेशन 66/2017 मेहमान नवाजी होटल को नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 ये सिर्फ गुड्स को लगता है, सर्विस को नहीं लगता है। और दूसरा, अगर ये कंपोजिशन स्कीम भी लेता है तो भी है तो सर्विस ही, अगर वो सर्विस है तो वो नोटिफिकेशन 66/2017 नहीं लगेगा। ओके, और वो केस में इनवॉइस और रिसिप्ट, वो केस में बेटा यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ मेहमान नवाजी होटल नोटिफिकेशन 6 is not applicable as this notification apply only for goods and not for services even if the firm was dealing in goods and this notification, हाँ एक मिनट क्वेश्चन क्या था, would notification 6 to apply to मेहमान नवाजी if it was providing goods under composition scheme। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन बदला, पहले तो वो सर्विस है, तो सर्विस है तो उसका टीओएस सर्विस के हिसाब से फिक्स होगा। इफ इनवॉइस विद इन, ओके, इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ द सप्लाई, अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ द सप्लाई होगा तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर, या सप्लाई ओके और सप्लाई और रिसीव विच इज अर्लियर। तो अगर हम बात अगर सर्विस की करें तो सर्विस के केस में देखो, उसका रिसीव कब हुआ, 6 मई को, इनवॉइस कब है 11, एक मिनट, सप्लाई कब हुआ 10th मई को, और रिसिप्ट कब हुआ 6 मई को, इनवॉइस कब है 11 जून को। तो अगर हम बात करें तो क्या इनवॉइस 30 डेज में है क्या, सर्विस है क्या इनवॉइस 30 डेज में है क्या, तो 10th मई से 10th को निकाल दो, तो मई के 21 डेज, मई के 21 डेज, और 30 दिन खत्म होते हैं यहाँ पे 9 जून को, इनवॉइस 30 डेज में नहीं है, तो फिर कंप्लीशन और रिसीव विच इज अर्लियर मतलब क्या आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, तो उसका टीओएस 6 में आ जाएगा। चलिए
इसको थोड़ा अदर फैक्टर से देखते हैं। समझ लो ये मेहमान नवाजी होटल वाला जो है, ये अगर कंपोजिशन स्कीम में होता है, ये पार्टनरशिप फर्म, तो आपका आंसर चेंज होता क्या? कंपोजिशन स्कीम में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स में होता तो सप्लाई कंपोजिशन स्कीम को नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लीकेबल नहीं है। तो वो केस में भी इसका, कंपोजिशन स्कीम में भी इसका टीओएस जो है, ओके, जहां तक देखा जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई 6 मंथ, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 कंपोजिशन स्कीम को भी अप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पे भी एडवांस बेसिस पे टीओएस आएगा, और एडवांस बेसिस पे टीओएस NS6 में को ही आएगा। सर्विस होगा तो भी 6 मई को आएगा, और कंपोजिशन स्कीम में अगर वो गुड्स भी सप्लाई करता है तो वो केस में टर्नओवर बेसिस पे टैक्स आता है। तो अगर आपका टर्नओवर में आपको एडवांस मिला तो वो एडवांस में चले जाएगा, तो वहां पे भी एडवांस बेसिस पे ही टैक्स आएगा। चलिए इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन 66/2017 दो केस में अप्लाई नहीं होता है। पहला केस होता है, ओके, जो है कंपोजिशन स्कीम डीलर को, वहाँ तो टर्नओवर बेसिस पे टैक्स आता है। और दूसरा केस है बेटा यहाँ पे, ओके, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। तो ये प्रॉब्लम में थोड़ा फोकस रखना स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे, ये पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मेरा बस ऑब्जेक्ट यही था कि अगर ये पार्ट पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस फिक्स करना पड़ेगा, इवन दो इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, चलो चलिए आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टडी मैट में दिया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। रेणुदूत लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सवाइजर लिमिटेड ऑन 2 जुलाई 2022। कॉन्ट्रैक्ट 2 जुलाई को फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग के लिए, टू बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 150 lakhs। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है, रेणुदूत लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पेमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, 50%, 75% एंड 100%। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई यूजिंग, टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना है यूजिंग रिलेवेंट डिटेल्स गिवन एज फॉलोज। अगर आप सर्विस का नेचर देखते हो तो क्लियर कट दिख रहा है, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब कंटिन्यूसली और रिकरेंट बेसिस पे सर्विस सप्लाई की रही है, जहां कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा है और पीरियोडिकल ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में माना जाएगा। ये स्टेजेस वाइज दिया गया। अब यहाँ पे वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस हो या नॉर्मल सर्विस हो, आपका टीओएस तो इसी फैक्टर पर डिसाइड होगा। कौन से? अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, और इनवॉइस नॉट विद इन टाइम है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर। बट आपको क्या देखना है, ओके, इनवॉइस विद इन टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे फिक्स करना है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में पहले इनवॉइस फिक्स करो। अगर आपको याद होगा तो अगर आपका कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज ड्यू डेट बेस होगा, असर्टेनेबल है, ड्यू डेट नॉट असर्टेनेबल है, और तीसरा है अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में इवेंट लिंक कंप्लीशन होगा। नो डाउट यहाँ इवेंट लिंक कंप्लीशन है। इवेंट लिंक कंप्लीशन है तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनवॉइस की डेट होगी वो 30 days 45 days नहीं होगी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, और इवेंट वाइज आपको इनवॉइस इशू करना है। तो अब अगर इनवॉइस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो अब हम ये देखेंगे कि जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ, आई रिपीट, जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ, वो स्टेज कंप्लीट हुई, वहां से क्या उस दिन इनवॉइस दिया गया। अगर उस दिन या उसके पहले इनवॉइस दिया होगा, इवेंट के कंप्लीशन या उसके पहले इनवॉइस दिया होगा, तो इनवॉइस विद इन टाइम है तो ए से फिक्स करेंगे। अगर उसके बाद इनवॉइस दिया होगा तो बी से फिक्स करेंगे, ओके, और अकॉर्डिंगली टीओएस फिक्स होगा। जैसे इनिशियल बुकिंग डेट दिए 2/7/20XX और इनवॉइस भी 2/7/20XX, मतलब इनवॉइस विद इन टाइम है, तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर आपका जो है, ओके, टीओएस फिक्स होगा। यानी पहले केस में टीओएस आपका पहले केस में, ओके, 2 अगस्त को ही आपका टीएस फिक्स होगा। और इसका प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में तो और ज़्यादा बेटर है, ऐसा स्टेप वाइज फॉर्म से ज़्यादा टेबुलर फॉर्म में अगर करो और टीएस निकालो तो और ज़्यादा बेटर है। दूसरा, अगर आप देखोगे 50% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, इवेंट कंप्लीट हुआ 15 मार्च को, इनवॉइस दिया 22 मार्च को, मतलब इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि
अकॉर्डिंग टू लॉ सेक्शन 31 कहता है कि जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन तक इनवॉइस चले जाना चाहिए। आपने इनवॉइस बाद में दिया, मतलब इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, मतलब क्लॉज बी अप्लाई होगा। क्लॉज बी में कंप्लीशन और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, तो ऐसे केस में आपका सेकंड केस में टीओएस 15 मार्च को आएगा। थर्ड स्टेज में आपका क्या दिया हुआ है, 75% कंप्लीशन है, आपका कंप्लीशन 26 को है, इनवॉइस 24/7 को है, अगेन इनवॉइस नॉट विद इन टाइम है। अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम है तो आपका कंप्लीशन या रिसीव विच इज अर्लियर यानी 26 को आपका टीओएस आएगा। बहुत ईजी, बहुत ईजी। 26 को आपका टीओएस आएगा और लास्ट में 100% कंप्लीशन। ओके, लास्ट स्टेज कंप्लीट हुई 39 को, इनवॉइस भी 39 को है और पेमेंट पहले ही आ गया। ओके, तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर, तो आपका लास्ट केस में जो है ओके पेमेंट पहले ही आ गया, तो 29 को आपका टीएस लिया जाएगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हो तो देखिए, मंगेश एंटरप्राइजेस गोवा रजिस्टर्ड सप्लायर हैज मेड अ फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ February। रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाईज इन द मंथ ऑफ February, ठीक है। सप्लाई ऑफ गेस्ट हाउस अकोमोडेशन विथ फैसिलिटी ऑफ कूलिंग, हीटिंग, इंटरनेट, पार्किंग टू कस्टमर ऑन डेली रेंटल बेसिस 1500। Mangesh Enterprises has 20 guest suites. During the month, there was 50% occupancy. ठीक है, and catering or food service were supplied separately to those who opted for it at the cost of 1500 per day of occupancy. Total amount collected for catering and food services 70,000. Okay. Second is supplied monthly air conditioning maintenance service to a software company under a contract. Okay, monthly maintenance under a contract effective 1st February 20XX for a 6 months. According to the terms of service in the contract, software company is liable to pay service charges 12,000 for entire period plus cost of spares and replacement at actual। ठीक है, पूरे पीरियड का उसको 12,000 प्लस जो भी यहाँ पे स्पेयर्स होगा एक्चुअल। टैक्सेस आर सेपरेट एंड पेबल इन अकॉर्डेंस विद द स्टैच्यू। Mangesh Enterprises yet to raise the invoice. So service was provided in the month of February 20XX. Okay. During the month, company has not provided any spares or replacement as a part of maintenance service. Further, okay, concern has not raised any amount towards above services. Has not received any amount towards the services. Assume the rate of GST as under. Air conditioning maintenance 18%, food catering okay 5%, renting of guest house service and parking service 18%, 18%. With the help of above information, examine each of the above supplies made by Mangesh Enterprises for month of February 20XX and determine the rate and amount of GST applicable on the supplies made. रेट और आपको सिंपल है कि कितना रेट होगा और जीएसटी क्या होगा वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन सोनली टीयूएस पर भी नहीं है। ओके, आपको रेट फिक्स करना है और उसके बाद में अमाउंट ऑफ जीएसटी फिक्स करना है फॉर द मंथ ऑफ February। चलिए, तो ये देखो किस तरह से होगा यहाँ पे। चलो, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अकोमोडेशन के साथ अदर सर्विसेज होगी और उसकी ऑक्यूपेंसी 50% है। लो कैलकुलेटर, अगर उसकी ऑक्यूपेंसी 50% है, नो डाउट वो पहला कंपोजिट सप्लाई होगा। तो गेस्ट अकोमोडेशन के साथ ओके यानी रेंटिंग ऑफ गेस्ट हाउस के साथ अगर अदर सर्विसेज होगी तो वो केस में ये कंपोजिट सप्लाई ही माना जाएगा और कंपोजिट सप्लाई में रेट 18% रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो है ओके, तो 20 यहाँ पे ऑक्यूपेंसी निकाल लो, यहाँ पे 20 सूट्स है इंटू फेब्रुवरी मंथ है इंटू 28 डेज ले लो, इंटू 28 डेज इंटू 50%, कितना आया 280 डेज आया ना आपका, 280 डेज आता है इंटू 1500।
इंटू 18% बराबर आया 37,800, 37,800, मतलब टोटल जो है। हाँ, तो आपका टोटल 20 सूट्स थे, एक सूट 1500 का था। ओके, इसके बाद में 50% एक्यूपेंसी थी 28 डेज की, 18%, तो आपका इतना टैक्स आएगा। दूसरा, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस ये सेपरेट है, ये कंपोजिट सप्लाई में नहीं होगा, तो उसका रेट यहाँ पे 5% ही रहेगा। तो वो भी आपको इसी बेस से निकालना पड़ेगा। तो 5% ऑफ 70,000, क्योंकि आपका टोटल कलेक्शन दे दिया उन्होंने 70,000, जब टोटल कलेक्शन 70,000 दे दिया तो वो डायरेक्ट 5% आपका निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। एयर कंडीशनिंग सर्विसेज अगर आप देखते हो तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस होगी तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका इनवॉइस कैसे है। अगर आप देखते हो तो इसमें ये पूरे केस स्टडी में ये एयर कंडीशनिंग मेंटेनेंस सर्विस का क्या ड्यू डेट है, ड्यू डेट असरटेनेबल नहीं है। अगर ड्यू डेट इस कॉन्ट्रैक्ट में असरटेनेबल होती तो हम इनवॉइस ड्यू डेट वाइज इशू करते और उसके हिसाब से टीओएस फिक्स करते। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इवेंट है तो इवेंट भी कुछ भी नहीं दिया है, तो इवेंट बेस भी नहीं है। ओके, उसके बाद में अभी तक इनवॉइस भी नहीं दिया है। तो अगर ड्यू डेट असरटेनेबल नहीं है तो फिर इसका टीओएस रिसिप बेसिस पे ही आएगा, और रिसिप भी नहीं हुई मतलब इनवॉइस भी नहीं दिया, ड्यू डेट भी असरटेनेबल नहीं है, इवेंट्स भी अप्लीकेबल नहीं है। ओके, और रिसिप भी नहीं हुआ तो इसका टीओएस फिक्स ही नहीं हो सकता है। ओके, तो यस, इसका टीओएस फिक्स नहीं होगा तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। ओके, तो यही मैंने दिया है कि वहाँ असरटेनेबल ही नहीं है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है और अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ, ड्यू डेट इज नॉट असरटेनेबल, तो फेब में उसका टीओएस नहीं आएगा। उसका टीओएस उस दिन आएगा जिस दिन अमाउंट रिसीव होगा। हमें फेब का निकालना है तो फेब में नहीं आएगा। डन, चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। Mint Industries Limited, a registered supplier, import business support service from the Green INC of USA on 13th August. The relevant invoice $1,20,000 is raised by Green INC on 18th August. Mint Industry Limited make the payment against the said invoice as follows. 22nd September and 27 December. Determine the time of supply in each of those case. सर्विस जो है, पहली बात तो बिजनेस सर्विस इंपोर्ट की मतलब रिवर चार्ज अप्लीकेबल हो जाता है। रिवर चार्ज अप्लीकेबल हो जाता है तो इसका टीओएस कैसे फिक्स होगा, तो इसका टीओएस में डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की 2 डेट्स। ओके, पेमेंट की 2 डेट्स यानी क्या, तो यहाँ पेमेंट्स की 2 डेट्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ डेट ऑफ बुक एंट्री और डेबिटेड टू बैंक, डेट ऑफ बुक एंट्री और डेबिटेड टू बैंक विच एवर इज, और 61th डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो पेमेंट जो हुआ केस 1 22 सितंबर को होता है। तो देखो, पेमेंट हुआ 22 सितंबर को और इनवॉइस आया 18 अगस्त को। अगर 18 अगस्त को इनवॉइस आया तो वहां से 61th डे ले लेते हैं। तो अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, मतलब 61 डेज अक्टूबर में चले जाएंगे। उसके पहले पेमेंट हो गया, अगर उसके पहले पेमेंट हो गया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो डेट ऑफ पेमेंट 22 सितंबर को आपका टीएस आ जाएगा। दूसरा, आपका दिसंबर में पेमेंट गया, ऑब्वियसली दिसंबर में पेमेंट गया तो फिर 18 अगस्त से 61th डे, 18 को छोड़ दो 61th डे निकालो, तो आपका 61th डे 18 अक्टूबर आएगा, 61th डे 18 अक्टूबर आएगा, वो आपका टीओएस आ जाएगा। लिखना कैसे, पहले तो ये बताओ कि सर्विस रिवर चार्ज में है, इंपोर्ट सर्विस है रिवर चार्ज में। रिवर चार्ज में टीओएस कैसे फिक्स होता है, डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे, और उसके बाद में आप उसकी टीओएस फिक्स करो और वो होगा 22 सितंबर और 18 अक्टूबर। सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो जो स्टडी मैट में दिया है, कोठारी लिमिटेड मुंबई होल्ड 51% शेयर इन विल्सन आईएनसी, यूएसए बेस्ड कंपनी। विल्सन आईएनसी प्रोवाइड बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस टू कोठारी लिमिटेड। ओके, तो विल्सन आईएनसी जो है इंडिया में कोठारी लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय विल्सन लिमिटेड। अब देखो, ये जो 51% शेयर कहते हैं, ये समझ जाना कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है।
अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी और सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया होगा और लेने वाला इंडिया में होगा, मतलब इंपोर्ट सर्विस होगी, तो वो केस में प्रोविजो अप्लीकेबल होती है। और प्रोविजो के हिसाब से आपका टीओएस डेट ऑफ बुक एंट्री, यानी जिस दिन आपने बुक्स में डेबिट किया, ओके, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पर आपका फिक्स होता है। यहाँ पे 61 डे वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपका टीओएस डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, तो यहाँ 30 सितंबर को, आई रिपीट, यहाँ 30 सितंबर को यहाँ टीओएस आ जाएगा बेटा। तो ओके, 30 सितंबर को आपको टीओएस फिक्स करना पड़ेगा। डन, चलिए ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। KLM Limited, a publishing and printing house registered in Maharashtra, is engaged in the supply of books, letter card, envelope, guide, reference material. The following information is provided by the company. प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, एक क्लैरिफिकेशन था। प्रिंटिंग ऑफ गुड्स आपका सप्लाई ऑफ गुड्स में जाता है, और प्रिंटिंग ऑफ बुक्स आपका सप्लाई ऑफ सर्विस में जाता है। ये सप्लाई चैप्टर में क्लैरिफिकेशन था। और प्रिंटिंग ऑफ इनवॉल्व ये सप्लाई ऑफ सर्विस में जाता है। तो वो क्लैरिफिकेशन आपने लिखना चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट करती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। डेट ऑफ एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट 16 अप्रैल, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस 20th March, date of completion of printing 10th April, date of issue of invoice 15th May, date of removal of books and letterhead to buyer 13, and date of receipt of balance payment 31st May। तो यहाँ पार्ट पेमेंट है। तो पहली बात तो हम सप्लाई ऑफ सर्विस अगर देखें तो सप्लाई ऑफ सर्विस का टीओएस हम सेक्शन 13(2) के हिसाब से फिक्स करेंगे। 13(2) के हिसाब से टीओएस होगा अगर इनवॉइस विद इन टाइम है। क्या सर्विस कंप्लीट की 10th अप्रैल को, इनवॉइस दिया गया 15th मई को, तो अगर इनवॉइस 15th मई को दिया मतलब इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है। तो पहली बात तो पार्ट पेमेंट है, इसलिए आपको 2 टीओएस फिक्स करने पड़ेंगे। पहला टीओएस ओके क्या है, तो इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसीव विच इज अर्लियर। तो ये केस में पहला टीओएस तो ओके जहाँ तक कि 20th मार्च को आ जाएगा। दूसरा टीओएस क्या होगा, दूसरा टीओएस इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, तो ओके डेट ऑफ कंप्लीशन यानी जिस दिन प्रिंटिंग कंप्लीट की, या डेट ऑफ रिसिप्ट विच इज अर्लियर, तो दूसरा टीओएस यहाँ पे 10th अप्रैल को आ जाएगा। तो अगर हम बात प्रिंटिंग ऑफ बुक की करें, ओके सप्लाई ऑफ गुड्स सॉरी 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 अगर हम सप्लाई ऑफ सर्विस ले, ओके प्रिंटिंग ऑफ बुक्स ये सप्लाई ऑफ सर्विस ले, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में ओके हमने क्या फिक्स किया, तो 20th मार्च और 10th अप्रैल, तो 20th मार्च ओके और 10th अप्रैल ये 2 टीओएस फिक्स हो गए। अब बात लेते हैं गुड्स की। गुड्स के केस में तो दिमागी लेने लड़ाना है, ओके वो गुड्स के केस में एडवांस आएगा, बाद में कुछ भी नहीं है। इनवॉइस है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब हुआ 10th अप्रैल को, और 5th अप्रैल को यहाँ पे प्रिंटिंग कंप्लीट हुई थी। हाँ सॉरी, इनवॉइस कब हुआ 10th अप्रैल को, रिमूवल कब हुआ, रिमूवल ऑफ द बुक्स एंड लेटर हेड 7th अप्रैल को। तो भाई इनवॉइस है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस है वहाँ 7th अप्रैल ही आएगा, वहाँ तो सवाल ही नहीं, 7th अप्रैल ही आएगा। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले तो आप सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन दो, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन दो कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओके हाँ ये पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग, तो वो सप्लाई प्रिंटिंग सर्विस मानी जाएगी, ओके। एंड यहाँ करेक्शन कर लेना, ये कॉन्स्टिट्यूट यहाँ करेक्शन कर लेना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके। और दूसरा इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स है, वहाँ करेक्शन कर लेना। अगर आपके इसमें करेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं तो वहाँ करेक्शन कर लेना।
ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और इन्वोलप होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, डन। उसके बाद में जहाँ तक है गुड्स होगा तो नोटिफिकेशन 66/2017 लग जाएगा, और सर्विसेज होगा तो उसका टीओएस जो है 13(2)A से फिक्स होगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स जो होगा, यहाँ लिख दो इन्वोलप, ये इन्वोलप के लिए रहेगा, और ये बुक्स के लिए रहेगा, ये बुक्स के लिए रहेगा। डन। चलिए, आई होप आपको ये समझ गया होगा, ये इन्वोलप के लिए रहेगा और ये बुक्स के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 अगर आप देखते हो तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस independently. XYZ Limited has purchased for its employee 100 vouchers dated on 14/11/20XX worth rupees 2000 each for the specific footwear from ABC Limited, a footwear manufacturing company. वो ओके, ये जो है फुटवेयर के वाउचर थे, वाउचर वेर इश्यूड बाय ABC Limited on 15/11. The voucher can be encashed at retail outlet of ABC Limited. वाउचर इशू किया गया 15 को, और वो इनकैश किया गया बाय एम्प्लॉय ऑन 1 दिसंबर को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सेम। हाँ, तो सबसे पहले तो समझ लो ये स्पेसिफिक वाउचर है, तो मतलब आइडेंटिफाइबल वाउचर है। आइडेंटिफाइबल वाउचर होगा तो क्या टीओएस आता है बेटा, अगर आपका वाउचर आइडेंटिफाइबल है जिसमें गुड्स देने का वादा किया हो, तो आपका टीओएस जो आएगा वो टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइबल होगा तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ये आइडेंटिफाइबल है, इसलिए आपका टीओएस 15/11 को आएगा। सेकेंड, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सप्लाई is issue of voucher valid for 1 year and are issued after supply of first service. Date of first service 1/1, date of issue of voucher first, date of redemption of voucher 31/11, last date of acceptance of voucher दिसंबर में दिया गया। तो टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस इज बाय इश्यू ऑफ वाउचर वैलिड फॉर 1 ईयर। अब इसमें वाउचर दिया गया वैलिड फॉर 1 ईयर, पर स्पेसिफिक है या नहीं, ये नहीं दिया गया। अगर वाउचर स्पेसिफिक है या नहीं है, नहीं दिया गया, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर आपका टीएस होगा। तो सेकंड केस में, अच्छा मैंने एजम्पशन लिया कि आइडेंटिफाइबल है। अगर आइडेंटिफाइबल एजम्पशन लेते हो तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर यानी फर्स्ट आएगा। और अगर आप एजम्पशन लेते हो कि नॉट आइडेंटिफाइबल है, क्योंकि वो ओपन था थोड़ा, तो आप एजम्पशन दोनों भी ले सकते हो। अगर आइडेंटिफाइबल होगा तो 1 जनवरी को आएगा, नॉट आइडेंटिफाइबल होगा तो 31/8/20XX को आएगा, और कि जिस दिन रिडीम किया गया उस दिन उसका टीओएस आएगा। तो आपके एजम्पशन के बेस पर आपका आंसर होगा। डन। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। An online portal Best Info raised an invoice for the database access on 21st February on Roy and Bansal Limited. डेटाबेस सर्विसेज के लिए कंपनी ने यहाँ पे रॉय पे इनवॉइस इशू किया, और वो इनवॉइस दिया 21 फरवरी को। द पेमेंट इज मेड बाय रॉयल एंड बंसल लिमिटेड बाय डिमांड ड्राफ्ट ऑन 25 फरवरी which is received and entered in the accounts of Best Info on 28 फरवरी। ठीक है, बुक एंट्री कर दी, और बुक एंट्री 25 को कर दी, और वो रियलाइज हुआ 28 को। Best Info encashes the demand draft and thereafter give access to database to Roy and Bansal Limited on 3rd March, और सप्लाई हुआ 3rd मार्च को। इन द मीन वाइल रेट ऑफ टैक्स इज चेंज फ्रॉम 1 मार्च। ओके, तो 1 मार्च में रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लेना। 1 मार्च को यहाँ पे CERT हुआ, डेटाबेस एक्सेस दिया गया 3rd मार्च को, यानी सप्लाई हुआ 3rd को,
सप्लाई हुआ 3rd को, इनवॉइस रेस किया गया था फेब में ही, इनवॉइस पहले दिया गया, और सेकंड पेमेंट पेमेंट जो हुआ, पेमेंट 25th को हुआ और 1 मार्च के पहले रियलाइज भी हो गया। तो अगर पेमेंट की 2 डेट्स आ रही है, ओके, बुक एंट्री और रियलाइजेशन, और दोनों 1 मार्च के पहले है, तो विच इज अर्लियर, यानी 25th फेब आपको रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। 25th फेब, ये 21st फेब, ओके। तो अब सप्लाई बाद में है, सप्लाई बाद में है तो सेक्शन 14 का क्लॉज बी लगता है, और सेक्शन 14 का क्लॉज बी कहता है कि अगर सप्लाई बाद में है, वैसे तो हम आई और आर विच इज लेटर लेते हैं, लेकिन दोनों पहले होगा तो विच इज अर्लियर लिया जाएगा, विच इज अर्लियर लिया जाएगा, तो 21st ऑफ फेब आपका टीओएस फिक्स होगा। इजी था, 21st ऑफ फेब का आपका टीओएस फिक्स किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हो, तो दिस इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड हुई 5 जून को, कंप्लीट हुआ 10 अक्टूबर को, इनवॉइस रेज हुआ 20 अक्टूबर को, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट 15 अक्टूबर को, अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक 18 अक्टूबर, और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 16 अक्टूबर, CERT 16 अक्टूबर को हुआ। तो आपका कंप्लीशन यानी सप्लाई, आपका कंप्लीशन पहले है, इनवॉइस भी पहले है क्योंकि 16 अक्टूबर के पहले यानी चेंज इन रेट के पहले है, पेमेंट एंटर्ड हुआ इन बुक्स ऑफ अकाउंट को 15 अक्टूबर को। ठीक है, अच्छा, पेमेंट डिफर हो गया, तो पेमेंट एंटर हुआ 15 अक्टूबर को और बैंक में आया 18 अक्टूबर। अब देखो लॉ क्या कहता है, अगर सेक्शन 14 की प्रोविजो आप देखते हो, जाके देखो प्रोविजो, प्रोविजो ये कहती है सेक्शन 14 की, बी केयरफुल, प्रोविजो ये कहती है कि अगर आपका रिसिप्ट पहले चले, बुक एंट्री पहले गई होगी और 4 दिन में आप रियलाइज कर लेते हो फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यस 4 दिन में रियलाइज हो गया, आपका चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 16 को हुआ, 4 दिन में रियलाइज हुआ, मतलब यहाँ पे 18 तारीख को रियलाइज हो गया, तो फिर आपका रिसिप्ट बुक एंट्री या रियलाइजेशन विच इज अर्लियर माना जाएगा, तो रिसिप्ट आपका 15 अक्टूबर को ही माना जाएगा। अब अगर यहाँ तीनों इवेंट पहले ही हो गए तो इसका टीओएस अब 14 से फिक्स नहीं होगा, इसका टीओएस 13 से फिक्स होगा। 13 के हिसाब से क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज है, हाँ इनवॉइस विद इन 30 डेज है, तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, मतलब यहाँ पे 15 अक्टूबर आपका टीओएस फिक्स होगा, 15 अक्टूबर टीओएस फिक्स होगा। पर ये लिख के देखना, राइटिंग प्रैक्टिस में देखना, इजी है वैसे फिक्स करना, पर हर स्टेप आपने कैसी लिखनी है ये लिख के देखो अभी के अभी, कि सेक्शन 14 के हिसाब से टीओएस फिर 4 वर्किंग डेज में क्लियर होना चाहिए। 4 वर्किंग डेज में क्लियर हो जाता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर आपका 4 वर्किंग डेज में क्लियर हो जाता है तो वो सिचुएशन में आपका टीओएस जो है डेट ऑफ 15 अक्टूबर माना जाएगा। नहीं, ये वाला पार्ट मत लिखना, ये वाला पार्ट चेंज, यहाँ पे सेक्शन 13 वाला चाहिए आप, यहाँ पे सेक्शन 13 के हिसाब से फिक्स हो, क्योंकि आपकी रिसिप्ट जो है, हाँ ये 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला पार्ट कट कर देना, यहाँ पे क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 4 वर्किंग डेज में आपका आ गया तो आपकी रिसिप्ट 15 अक्टूबर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक आपको ऐड कर देना है कि सेक्शन 13 के हिसाब से टीओएस सेक्शन 13 के हिसाब से फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि तीनों इवेंट पहले हो गए, सी, आई और आर तीनों पहले हो गए, क्योंकि आर 15 अक्टूबर को फिक्स हुआ, तो टीओएस सेक्शन 13 के हिसाब से होगा। एस टी मतलब एज सप्लाई, आई और आर बिफोर CERT, आपका बिफोर CERT हुआ, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पैरा आपको ये लिखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मैट में लिया वो 14A3 लिया हुआ है,
इंस्टीट्यूट ने 14.3A का रेफरेंस लिया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि 14.3A आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिसिप्ट अगर पहले फिक्स हुई, अगर रिसिप्ट पहले फिक्स होती है तो वो सिचुएशन में फिर CI और R या SI और R आपका पहले फिक्स हुआ तो 13 आना चाहिए। तो ये 13 जो है मेरा ओपिनियन है। इंस्टीट्यूट ने 14A3 का ओपिनियन लिया है, बट मैं स्ट्रांगली मेरे ओपिनियन से जाऊंगा, डिसीजन आपने ले लेना है, ठीक है। उससे डेट नहीं चेंज होगी, 15 अक्टूबर ही आएगी, लेकिन रेफरेंसेस जो आएगा, मेरा ये कहना है कि जब तीनों पहले हो जाते हैं तो वहाँ 14 नहीं अप्लाई होगा, वहाँ पे 13 अप्लाई होगा और 13 से TOS होगा। पर इंस्टीट्यूट ने 14A3 का लिया है। आपको अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है तो फिर ये लो, ओके। अदरवाइज 13 का भी रेफरेंस लिया तो भी चलेगा। देन चलो, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। चलो, अब ये क्या कहता है देखो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करना, LDR में रखना। मिस्टर महेंद्र शर्मा, एन इंटीरियर डेकोरेटर रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, गुजरात, provided service to one of his client XYZ company registered in Pune, Maharashtra. The provision of service was completed on 10th of August and payment received, सर्विस कंप्लीट हुई 10th को, इन्हें सप्लाई हो गया। पेमेंट रिसीव्ड वाज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ महिंद्रा ऑन 11th of August, बुक एंट्री 11th August को। With effect from 16th August, applicable GST rate was increased from 5 to 12%. However, payment for service received was credited in bank account on 17th August. 16th August को change in rate हुआ और 17th August को credit हुआ. An invoice for the same was raised on 20th August को. Invoice August में चले गया, मतलब अगर मैं इसको अरेंज करूं तो CERT हुआ, CVRT हुआ 16th 8 को। नाउ सर्विस कंप्लीट हुई यानी आपका सप्लाई हुआ 10th 8 को, ओके। सप्लाई हुआ 10th 8 को। उसके बाद में बुक एंट्री, रिसिप्ट की बुक एंट्री हुई, बुक एंट्री हुई 11th 8 को। पर बैंक में रियलाइज हुआ, बैंक में रियलाइज हुआ यहाँ पे 17 8 को। और इनवॉइस दिया गया, इनवॉइस दिया गया 23 8 को, ठीक है। Mr. Mahendra Sharma claimed that he is liable to pay IGST 5%, but department took the view that he is liable to pay IGST 12%. Examined the correctness of Mahendra Sharma contention and determined the time of supply and applicable rate of tax as per statutory provision. क्योंकि 5 to 12 रेट बदल गया तो दोनों में कंफ्यूजन है। Would your answer undergo any change in above case if payment was credited to bank on 14th August instead of 17th August? Okay. You may assume all the days are working days. चलो पहले फिक्स करते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखो सप्लाई पहले हुआ, सप्लाई पहले हुआ तो हमने देखा 14A लग जाता है। 14A, सेक्शन 14A कहता है कि अगर सप्लाई पहले हुआ तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर, नो डाउट TOS रिसीव पे आएगा। लेकिन प्रोविजो ये कहती है और एक्सप्लेनेशन कहता है अगर बुक एंट्री और बैंक होगा तो फिर बुक एंट्री और रिसिप्ट किस दिन की मानी जाएगी? बुक एंट्री और बैंक विच इज अर्लियर, प्रोवाइडेड दैट आपका जो बैंक रियलाइजेशन होना चाहिए वो आपका 4 दिन, यानी जिस दिन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो वहां से 4 दिन के अंदर क्लियर होना चाहिए। ये 4 दिन के अंदर क्लियर हो गया। अगर 4 दिन के अंदर क्लियर हो गया तो वो केस में रिसिप्ट यही माना जाएगा और आपका TOS 11/8 को ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 14 कहता है इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, तो रिसिप्ट पे आएगा, ये फिक्स हो गया। अब रिसिप्ट में भी गड़बड़ ये हो गई कि बुक एंट्री पहले चले गया, बैंक रियलाइजेशन बाद में चले गया, तो वो सिचुएशन में 4 दिन में क्लियर हो गया तो फिर हमें बुक एंट्री ही विच इज अर्लियर लेना पड़ेगा और पहला TOS आपका 11/8 को ही आएगा। पहला TOS आपका 11/8 को ही आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई 11/8 को आएगा। लेकिन अब दूसरा क्या पूछते हैं वो, वुड योर आंसर अंडरगो एनी चेंज इन द अबव केस इफ पेमेंट वाज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑन 14th 8 इंस्टेड ऑफ 17 8? अगर पेमेंट बैंक अकाउंट को 14 8 को ही आता, मतलब पहले ही आ जाता 14 8 को, तो कोई आंसर चेंज हो जाता? नहीं, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हो जाता। उसमें भी विच इज अर्लियर, ओके, विच इज अर्लियर तो 11/8 बुक एंट्री अर्लियर है, तो वो केस में भी आंसर कोई चेंज नहीं होता है, आंसर रिमेन्स द सेम।
आंसर रिमेन्स द सेम, क्योंकि उसमें तो आर पहले ही आ गया, तो फिर बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विच इज अर्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख के देखना। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, राइटिंग प्रैक्टिस में ले लेना। चलिए, तो ये हमने देखा